हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो है वो ये अमाइनो एसिड्स है जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। पहला स्टेप आपने पॉलीमराइजेशन का स्टेप देखा, जिसमें आपके अमाइनो एसिड्स एक खास सीक्वेंस के अंदर अरेंज होते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक अप होते हैं, एंड द नेम ऑफ दिस कोवलेंट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है ये लीनियर फॉर्म में रहती है या इसकी फोल्डिंग हो सकती है। लाइक प्रोटीन के अंदर किस तरह से अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स बनती हैं, ये किस तरह से होती हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। यानी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन से, अमाइनो एसिड से प्रोटीन फॉर्मेशन को देखेंगे, और प्रोटीन फॉर्मेशन के बाद हम इसके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, इनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से या कौन सी इंटरेक्शन की वजह से कौन सा जो है वो स्ट्रक्चर मेंटेन रह सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप लोगों ने 2 पॉइंट्स को जो है वो कंसीडर करना है। तो जब भी हम किसी प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा कंसर्न उस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से भी है, और हमारा कंसर्न उस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से भी है, यानी ऑर्डर से भी है। लाइक अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को, मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसुलिन या लाइसोजाइम की बात करती हूँ, तो लाइसोजाइम का जब प्राइमरी स्ट्रक्चर मैं देख रही होंगी तो मुझे ये पता होना चाहिए कि लाइसोजाइम के अंदर टोटल कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, 129 अमाइनो एसिड। ये 129 अमाइनो एसिड, लाइक अगर इसमें आपके पास ऑर्डर देखना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली पोजीशन के ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड है। लाइक अगर एलानिन है, सेकेंड पोजीशन के ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन, थर्ड पोजीशन, एंड देन सो ऑन। यानी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, पूरे 129 अमाइनो एसिड्स का जो स्पेसिफिक ऑर्डर है, आपको वो ऑर्डर भी पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अमाइनो एसिड का नंबर और अमाइनो एसिड का जो ऑर्डर है या उनकी सीक्वेंस है, इसको हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, या प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम इसे कंसीडर क्यों करते हैं। आप आगे जाके जब मैं सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करूंगी तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली प्रोटीन की ये जो सीक्वेंस है या जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ही प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को डिक्टेट कर रहा होता है। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें कुछ खास किस्म की इंफॉर्मेशन होती है जो कि उस प्रोटीन को सेकेंडरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने में और फिर टर्शरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने में हेल्प करती है। और अगर किसी वजह से प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो हमेशा आपने ये चीज याद रखनी है कि there is a link between, there is a correlation between structure of protein and function of protein. अगर प्रोटीन अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको एक्वायर नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकती। तो स्ट्रक्चर को परफॉर्म करने में आपके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस और अमाइनो एसिड का जो नंबर है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी एक एग्जांपल आप ले सकते हो, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप लोगों ने एफएससी में ये चीज पढ़ी होगी कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन में आपके पास सिर्फ एक पोजीशन के ऊपर आपके पास जो हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स प्रेजेंट होती हैं और 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो आपकी बीटा चेन में एक पोजीशन के ऊपर आपका अमाइनो एसिड है और ये अमाइनो एसिड रीप्लेस हो जाता है किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास नेगेटिव पोजीशन में अगर ग्लूटामिक एसिड है तो ये अमाइनो एसिड रीप्लेस होके चेंज हो गया विद द वैलिन। ठीक है, तो इस अमाइनो एसिड, इतने सारे चेन में से सिर्फ एक चेन में आपके पास एक अमाइनो एसिड म्यूटेट हुआ है या एक अमाइनो एसिड रीप्लेस हुआ है विद एनी अदर अमाइनो एसिड, और इसका इफेक्ट आपने क्या देखा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो गया और प्रोटीन का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो गया। अगर किसी पोजीशन के ऊपर कोई अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसकी वजह से उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी इफेक्ट होगा और फंक्शन भी इफेक्ट होगा। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट से दी थी, क्लास एक्टिविटी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स पढ़ने को कहा था।
इसमें मैंने आप लोगों को ये चीज कही थी कि अगर आपके डीएनए के ऊपर किसी किस्म का कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, फॉर एग्जांपल आपका एडेनिन जो है वो रिप्लेस हो जाता है विद द गुआनिन, तो इस रिप्लेस होने की वजह से आपका जो जेनेटिक कोड है वो चेंज हो जाएगा। और अगर कोड चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि प्रोटीन के अंदर आने वाले अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएंगे। तो अमाइनो एसिड अगर चेंज हुआ तो अगेन इसी मैकेनिज्म के थ्रू, यानी अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, और स्ट्रक्चर के डिस्टर्ब होने की वजह से प्रोटीन का फंक्शन इफेक्ट होगा। इट मीन्स कि हमें प्राइमरी लेवल को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आपने टर्शरी लेवल को देनी है। आपके पास अमाइनो एसिड का नंबर और सीक्वेंसेस में किसी किस्म का चेंज जो है वो बियरेबल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज कंसर्न विद द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन and the sequence of amino acid or the order of amino acid। अब सिग्निफिकेंस तो मैंने आप लोगों को बता दी, और इसको आप यहाँ से जो है वो विटनेस भी कर सकते हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। कि हमारे पास मल्टीपल जेनेटिक डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें किसी एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से, मैं सिर्फ एक अमाइनो एसिड की बात कर रही हूँ जिसमें मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया सिकल सेल एनीमिया की, कि ये भी आपके पास जो है वो जेनेटिक डिजीज है, और इसमें आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की कि सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड का चेंज आपकी की पूरी प्रोटीन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। इट मीन्स कि अगर आपको उस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट जो नेटिव अमाइनो एसिड है उनका आइडिया है तो तभी आप कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब सिकल सेल एनीमिया फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुई थी, तो जब तक साइंटिस्ट के पास आपकी जो ओरिजिनल प्रोटीन है उस ओरिजिनल प्रोटीन की सीक्वेंस नहीं थी और उन्होंने म्यूटेटेड प्रोटीन्स को कंपेयर नहीं किया था, तब तक वो किसी किस्म के कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे थे। लाइक आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि आपकी जो नेटिव प्रोटीन है या ओरिजिनल प्रोटीन है इसकी इस पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि आपके पास जो डिजीज हो रही है एक्चुअली वो यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से हो रही है। ठीक है, तो हमेशा प्रोटीन्स की जो प्राइमरी लेवल के ऊपर सीक्वेंसिंग है वो हमें डिजीज को ट्रेस करने में हेल्प करती है। यानी जब तक आप किसी हेल्दी सब्जेक्ट की प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते विद द डिजीज सब्जेक्ट। तो प्राइमरी सीक्वेंसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक डिजीजेस को ट्रेस कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ एन हेल्दी सब्जेक्ट विद द डिजीज सब्जेक्ट। सेकंड, प्राइमरी सीक्वेंस में हमें किसी प्रोटीन का जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसको समझने में भी हेल्प मिलती है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा है कि जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी इफेक्ट करती है। इट मीन्स कि अगर आपके पास सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन होगी तो आप उस सीक्वेंस से प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो और आप उसके फंक्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। लाइक अभी आप लोग अगर प्रोटियोमिक्स की फील्ड में हो, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, तो आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेन्स आती रहती हैं डिफरेंट माइक्रोब्स की। जैसे कोरोना वायरस की आप एग्जांपल ले लो, तो अगर आपके पास कोरोना वायरस की किसी प्रोटीन की सीक्वेंस अवेलेबल है तो वी हैव डेटाबेसेस जो कि उस सीक्वेंस को स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर से वो उसके फंक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ कि आप लोग जो है वो सीक्वेंस से स्ट्रक्चर और फंक्शन को प्रिडिक्ट करके तो ये चीज हाइपोथेसाइज कर सकते हो कि आपके ये वाली जो सीक्वेंस है ये वाली जो जीन है वो इस किस्म के पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होगी या वो डिजीज कॉज कराएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट कर सकते हो आप सीक्वेंस लेवल पे। सपोज मेरे पास 2 से 3 ऑर्गेनिजम्स हैं और उन 3 ऑर्गेनिजम्स की मेरे पास सीक्वेंस अवेलेबल है। सपोज दिस इज जीन ए जो कि तीनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर अवेलेबल है, ऑर्गेनिज्म नंबर 1, ऑर्गेनिज्म नंबर 2 एंड ऑर्गेनिज्म नंबर 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप जीन की भी सीक्वेंसिंग, मैं प्रोटीन सीक्वेंस की बात करती हूँ बिकॉज हम प्रोटीन के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो मैं प्रोटीन ए की बात करती हूँ यहाँ पे, प्रोटीन ए, प्रोटीन बी एंड प्रोटीन सी। ठीक है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन प्रेजेंट है, एक तरफ ह्यूमंस में प्रेजेंट है, एक तरफ रैट्स में प्रेजेंट है और एक तरफ चिंपैंजी में प्रेजेंट है। इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट जो प्रोटीन है आपने उस प्रोटीन को एनालाइज किया और आपको ये पता चला कि आपके पास सपोज इसमें इतने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, तीनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड सेम था। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के बाद आप सीक्वेंस को जब कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ह्यूमन के केस में आपका जो वेरी फर्स्ट अमाइनो एसिड था वो एलानिन था, रैट के केस में आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन था
और अगेन चिंपैंजी के केस में आपका पहला अमाइनो एसिड एलानिन था, सेकेंड अमाइनो एसिड फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन था, यहाँ पे दोबारा ग्लाइसिन था, लाइसिन। थर्ड अमाइनो एसिड सीरीन था, यहाँ पे वेलिन आ गया, इधर सीरीन आ गया। फोर्थ अमाइनो एसिड आपका प्रोलीन था, यहाँ पे आपका प्रोलीन है और यहाँ पे भी प्रोलीन है। इसी तरह से आप बाकी अमाइनो एसिड को भी लिख लो, इसमें एस्पार्टिक एसिड लिख सकते हैं, इधर ग्लूटामिक एसिड है, अब जब आप इन तीनों सीक्वेंसेस को अलाइन करोगे और कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन ए की सीक्वेंस रैट से इतनी ज्यादा नहीं मिलती, बिकॉज इनकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस एक दूसरे से डिफरेंट है। आपकी इस प्रोटीन में पहला अमाइनो एसिड एलानिन है, जबकि यहाँ पे ग्लाइसिन है। इधर आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी नजर आ रही है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे मजीद चेंज हो गया। फोर्थ पे अगर सेम है, फिफ्थ पे सेम है, सिक्स पे सेम है, तो आगे आपके पास अमाइनो एसिड चेंज होते जा रहे हैं। जबकि अगर आप ह्यूमन की प्रोटीन को रैट के बजाय चिंपैंजी के साथ कंपेयर करो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि फर्स्ट भी मैच है, सेकेंड मैच, थर्ड, फोर्थ, सिर्फ एक इस पोजीशन के ऊपर मैच नहीं है, लेकिन बाकी सब पोजीशन के ऊपर आपकी सीक्वेंस चिंपैंजी के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन ए की सीक्वेंस ह्यूमन में प्रेजेंट प्रोटीन ए से मिलती जुलती है। तो आप कह सकते हो कि योर प्रोटीन ए इज 90% क्लोज टू चिंपैंजीज प्रोटीन और ये 40% क्लोज है टू दी रैट्स प्रोटीन। तो आप बता सकते हो कि देयर इज अ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड चिंपैंजी, बिकॉज उनकी जो प्रोटीन्स है उनकी सीक्वेंसिंग एक दूसरे से मिलती जुलती है। जबकि रैट्स और ह्यूमन का जीनोम अगर या आप प्रोटियोम देखो तो उसमें इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है। जी ये क्लियर हो गया? मैम इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स नहीं देखेंगे? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स भी देखेंगे, लेकिन मैंने बस एक ये रफ सा स्केच ड्रॉ करने के लिए अमाइनो एसिड जो है वो कंसीडर नहीं किए, ठीक है? मैं सिर्फ सीक्वेंस की बात कर रही हूँ। ओके अब मैम। जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं उससे आपको पता चल गया कि प्राइमरी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज प्राइमरी सीक्वेंस से हम जेनेटिक डिजीजेस को ट्रेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी हेल्दी सब्जेक्ट की प्रोटीन की प्राइमरी सीक्वेंस है, हम उसको किसी डिजीज सब्जेक्ट की प्रोटीन की प्राइमरी सीक्वेंस से कंपेयर करें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस डिजीज की रीजन क्या है। जैसे आज हमें सिकल सेल एनीमिया की रीजन पता है कि ये रीजन एक्चुअली अमाइनो एसिड की म्यूटेशन है, या अमाइनो एसिड का चेंज होना एक्चुअली इस डिजीज की वजह है। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस अवेलेबल हो तो उस सीक्वेंस से हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हैं और उसके फंक्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रोटीन की सीक्वेंस अवेलेबल हो तो हम उससे जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सीक्वेंस। इसका मतलब है कि प्राइमरी सीक्वेंस आपके पास बेसिक पॉइंट है। अगर प्राइमरी सीक्वेंस अवेलेबल नहीं होगी तो यू कैन नॉट इवन स्टार्ट द टर्शरी एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ द प्रोटीन। ओके, अब बच्चों एक चीज जो आपने यहाँ पे देखनी है और ये आप लोगों ने आने वाले जितने भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इस चीज को अप्लाई करना है कि व्हाट आर दी स्टेबलाइजिंग फोर्सेस। वो कौन सी फोर्सेस हैं जो कि प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में यूज हो रही हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअली एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, नंबर और सीक्वेंस के साथ रिलेट कर रहा है, ऐसा ही है ना? यस मैम। इसका मतलब है कि इसमें आपके पास जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, बिकॉज आप इसमें किसी प्रोटीन की लीनियर सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हो। उस प्रोटीन में प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं और वो किस ऑर्डर में प्रेजेंट है, और हमें पता है कि एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक अप करने के लिए जो फोर्स इन्वॉल्व है, जो इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, दीज आर दी कोवलेंट इंटरेक्शंस एंड द नेम ऑफ दीज इंटरेक्शंस आर पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा एंजाइम ऐड कर देते हो जो कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब है उसने प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, उसने अमाइनो एसिड को फ्री फॉर्म में रिलीज कर दिया, तो अब प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, ठीक है? So peptide bonds are the major stabilizing interactions which are required to maintain the primary level of organization of a particular protein. कि अब हम मूव करते हैं टुवर्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसको हम 2D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जैसे आपने ऑब्जर्व किया है कि आपके पास अमाइनो एसिड लिंक अप होंगे और एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, और आप प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और इस लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट अमाइनो एसिड की सीक्वेंस, इन दोनों चीजों को देखते हैं। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर पे या प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन अपनी लीनियर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, उसमें किसी किस्म की फोल्डिंग नहीं हुई। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो आपके पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपकी लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है और उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आपके अमाइनो एसिड जब लिंक अप होते हैं और वो इस तरह से लीनियर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, तो इट डजंट मीन कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन अपनी एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन में ही रहेगी या लीनियर फॉर्म में ही रहेगी, बल्कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो सकती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम इन्हीं फोल्डिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है वो दो तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकती है। या तो वो फोल्डिंग के बाद अल्फा हेलिक्स बना सकती है या वो फोल्डिंग के बाद बीटा शीट्स बना सकती है। तो ये जो दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, अब हम इनको जो है वो इन डिटेल देखते हैं कि एक्चुअली ये किस तरह से बनते हैं और इनको स्टेबलाइज करने में कौन सी इंटरेक्शन इन्वॉल्व हैं। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके पास सपोज यू हैव लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्फा हेलिक्स की बात करूंगी, और अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि आपकी ये जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक एक्सिस के अराउंड, लाइक यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से एक एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ और ये एक एक्सिस के अराउंड क्या होना शुरू हो जाती है, इस तरह से कॉइल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आप कहोगे अल्फा हेलिक्स। ठीक है, और ये जो आपकी प्रोटीन यहाँ पे फोल्ड हो रही है हेलिक्स की एक तरफ, डेफिनेटली आपके पास एन टर्मिनस होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोगों ने लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन में देखा था कि हमारे पास एक तरफ जो है वो अमाइनो ग्रुप फ्री है तो हम इसको एन टर्मिनस कहते हैं, और दूसरी तरफ कार्बोक्साइल टर्मिनस फ्री है तो इसको हम सी टर्मिनस कहते हैं। तो आफ्टर फोल्डिंग आपके टर्मिनस सेम ही रहेंगे। ठीक है, एक तरफ आपके पास एन टर्मिनस है, दूसरी तरफ सी टर्मिनस है, लेकिन जो बीच के रीजन हैं, जो आपके सेंट्रल रीजन हैं, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हैं, ये फोल्ड होना शुरू हो गए और फोल्डिंग आपको इस तरह से एक स्पाइरल फॉर्म में नजर आती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, दिस इज अल्फा हेलिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप स्पाइरल फॉर्म में देख रहे हो, अगर यहाँ पे किसी किस्म की कोई स्टेबलाइजिंग फोर्सेस नहीं होंगी तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर बनेगा और थोड़ी देर बाद ये इस तरह से लूज होकर ओपन हो जाएगा और वापस प्रोटीन अपनी लीनियर फॉर्म के अंदर चली जाएगी। फोर्सेस हैं, दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन ग्रुप्स के दरमियान बनते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आपके पास जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन की पॉलीमराइजेशन होती है, यानी अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, तो आपके पास जो कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ अटैच ऑक्सीजन है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और अमाइनो ग्रुप के साथ जो अटैच हाइड्रोजन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर ग्रुप जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करते हैं। यहाँ पे मैंने ये आप लोगों के सामने अमाइनो एसिड को हाईलाइट किया, और इस अमाइनो एसिड में सपोज इसने इस अमाइनो एसिड के साथ अटैच होने के लिए यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, उस पेप्टाइड बॉन्ड में एक तरफ आपके पास यहाँ पे कार्बन है जिसके साथ इधर पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन अटैच है, और दूसरा यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम है जिसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है जिसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से इन दो अमाइनो एसिड्स में भी सपोज यहाँ पे इन दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जब बॉन्ड बना है तो इधर आपके पास जो है वो सपोज नाइट्रोजन थी और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन अटैच। तो जब भी आपका कोई डोनर और एक्सेप्टर एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो आपके यहाँ पे जो है वो इस अल्फा हेलिक्स में एक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा। तो इस तरह से आपके पास जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के ग्रुप्स हैं, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अटैच हाइड्रोजन और अल्फा अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच जो है ऑक्सीजन, और अल्फा अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच जो हाइड्रोजन है, दीज आर दी टू ग्रुप्स जिनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में साइड चेन इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज जब आप इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे, एनालाइज करोगे, तो आप इस चीज पे आओगे कि आपके पास जो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो इस अमाइनो एसिड के साथ अटैच हैं या जो आर ग्रुप्स हैं वो अपवर्ड या डाउनवर्ड प्रोजेक्ट हुए हैं। ठीक है, बिहाइंड द प्लेन वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे, जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले ग्रुप्स हैं वो ये वाले ग्रुप्स हैं जो कि आपकी बैकबोन में यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो एक अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को एज एन एग्जांपल लेके आप देख सकते हो कि आपके पास जो पेप्टाइड यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेज है वो 2 तरह की फोर्सेज है। एक तरफ आपके पास इस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड का होना जरूरी है, बिकॉज डेफिनेटली अगर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा तो आपका ये अगर अमाइनो एसिड नंबर 1 है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड अमाइनो एसिड है वो डिस्पर्स हो जाएगा। इट मीन्स कि आपकी प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। सेकेंड बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो आपकी प्रोटीन हमेशा अपनी लीनियर कन्फर्मेशन में रहेगी, कभी भी वो इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर सकेगी। तो आपके पास जो पहला टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया है, दिस इज अल्फा हेलिक्स। और इसमें जो हेलिकल प्रोटीन्स हैं उनमें प्रेजेंट अल्फा हेलिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, और उसके बाद हम सेकंड टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी बीटा शीट को देखते हैं कि बीटा शीट में आपके पास एंटी पैरेलल और पैरेलल शीट्स में एक्चुअली किस चीज का डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट जो आपने देखना है द फीचर्स ऑफ अल्फा हेलिक्स, तो ये है कि आपके अल्फा हेलिक्स की जो बैकबोन है, दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इस चीज का क्या मतलब है, लाइक आप अगर किसी अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करो तो आपको ये चीज समझ आएगी कि बैकबोन हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ना जो कि एक्चुअली जिसमें आपके पास 4 एलिमेंटल फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है। लाइक अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की बैकबोन क्या है, तो आप ये कहोगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपके पास ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, दीज आर दी बैकबोन, बिकॉज ये लिंक डेवलप कर रहे हैं। और जो आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप्स या जो आर ग्रुप्स हैं ये इस बैकबोन के साथ अटैच हैं, ये इसको एज अ सपोर्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेजर स्ट्रक्चर है जो कि अगर नहीं होगा, पेप्टाइड बॉन्ड अगर नहीं होगा तो आपकी बैकबोन नहीं बनेगी, और अगर बैकबोन नहीं बनेगी तो डेफिनेटली आपकी प्रोटीन का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा। तो सेम इज द केस विद द अल्फा हेलिक्स, कि अल्फा हेलिक्स में भी आपकी जो बैकबोन है, एक्चुअली ये बैकबोन पेप्टाइड बॉन्ड से ही मिलकर बनी है, जिसमें आपके पास यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, सेकेंड अमाइनो एसिड, और ये लिंक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड अमाइनो एसिड के दरमियान भी जो लिंकेज डेवलप हो रहा है वो पेप्टाइड बॉन्ड। तो जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो आपको इस हेलिक्स के अराउंड टर्न होते हुए इस तरह से नजर आएंगे, ठीक है। जबकि साइड चेन और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो इस हेलिक्स के अराउंड टर्न नहीं हो रहे, बल्कि वो यहाँ पे अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड प्रोजेक्ट हुए होंगे, ठीक है। तो वो सारे के सारे ग्रुप जो कि आपके किसी स्ट्रक्चर के सेंट्रल जो है आप इन्हें कह लो कि फीचर उसको डिफाइन करने में यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे कॉइलिंग में यूज हो रहे हैं, तो आप उनको कहोगे कि दीज आर दी बैकबोन स्ट्रक्चर। तो आपके पास जो अल्फा हेलिक्स है, इस अल्फा हेलिक्स की बैकबोन या इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाले जो ग्रुप्स हैं, दीज आर दी पेप्टाइड बॉन्ड, यानी इनकी वजह से आपका हेलिक्स जो है वो बनता है। और हेलिक्स को स्टेबलाइज करने में कौन सी फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बैकबोन में पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, जबकि इस हेलिकल कंफर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए जो फोर्सेज होंगी, दीज फोर्सेज विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइड चेन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ बैकबोन, यानी ऐसा नहीं है कि आपकी इस बैकबोन के अंदर यहाँ पे साइड चेन आके अटैच हो जाएंगी। आर इधर तो प्रेजेंट नहीं है ना, बल्कि आर ग्रुप तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड प्रोजेक्ट हुई है। इसका मतलब है कि आपका जो अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, इसकी बैकबोन में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। साइड चेन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस बैकबोन। सेकेंड फीचर। थर्ड फीचर में आप देख रहे हो कि आपका जो अल्फा हेलिक्स है, इस अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस रिक्वायर्ड हैं। और कौन सी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस रिक्वायर्ड हैं, और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस को हमने कहा कि दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के दरमियान हो रही है। जैसे हमने पहले कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइड चेन में भी हो सकती है, लेकिन अल्फा हेलिक्स में चूंकि बैकबोन में साइड चेन्स इन्वॉल्व नहीं है, बैकबोन में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो भी उन्हीं ग्रुप्स के दरमियान होगी जो कि पेप्टाइड बॉन्ड का पार्ट है। साइड चेन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो आपके पेप्टाइड बॉन्ड में यस वी हैव स्पेसिफिक ग्रुप्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के तौर पे वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम which is attached with the peptide nitrogen, it is partially positively charged, और ऑक्सीजन एटम जो कि आपके पेप्टाइड के कार्बन एटम के साथ अटैच है, इट इज नेगेटिवली चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इससे। So these two groups, hydrogen bond donor and hydrogen
बॉन्ड एक्सेप्टर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे और आपके अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका कि आपके हर एक टर्न, अल्फा हेलिक्स का जो हर एक टर्न है उस टर्न में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो वी हैव 3.6 अमाइनो एसिड इन वन टर्न ऑफ हेलिक्स। इस चीज का क्या मतलब है, सपोज आपकी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड होती है तो ये आपके पास एक टर्न है, ये कंप्लीट एक टर्न है जिसमें आपकी इस पॉलीपेप्टाइड चेन ने यहाँ पे इस एक्सिस के अराउंड रोटेट होके अपनी फॉर्म को क्या किया, कॉइल किया। ठीक है। तो ये आपका एक टर्न है। इस टर्न में टोटल कितने अमाइनो एसिड्स आएंगे, टोटल अमाइनो एसिड इस टर्न में आएंगे 3.6 अमाइनो एसिड। और इस टर्न की अगर आप लेंथ की बात करते हो जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, तो लेंथ को हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ द अल्फा हेलिकल टर्न इज इक्वल टू पिच। यानी जब भी पिच की बात करोगे तो पिच का मतलब है कि आपके एक टर्न की कितनी लेंथ है। तो आपके जो अल्फा हेलिक्स है उसकी पिच होगी 5.4 ऑंगस्ट्रम या फिर 0.54 नैनोमीटर। तो इसको आप यहाँ से इस स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हो कि ये आपके पास अल्फा हेलिक्स है और अल्फा हेलिक्स में आपके पास ये एक टर्न है। ठीक है। ये दूसरा टर्न है ये। अब आपके पास ये जो टर्न है इसमें आपके पास एक अमाइनो एसिड आया, दूसरा अमाइनो एसिड आया, तीसरा अमाइनो एसिड आया और जो चौथा अमाइनो एसिड है ये कुछ हद तक यहाँ इस टर्न से बिलोंग करता है और इसमें कुछ पोर्शन जो है वो नेक्स्ट टर्न से बिलोंग करता है। तो यू कैन कैलकुलेट कि आपके अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में कंप्लीट 3 अमाइनो एसिड एंड हाफ फोर्थ अमाइनो एसिड, टोटल 3.6 अमाइनो एसिड एक अल्फा हेलिकल टर्न में आएंगे। और इस टर्न की लेंथ कितनी होगी, 5.4 नैनोमीटर, सॉरी 5.4 ऑंगस्ट्रम या 0.54 नैनोमीटर। जी बच्चों, टर्न किसे कहते हैं, एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड्स हैं, पिच किसे कहते हैं और अल्फा हेलिक्स को मेंटेन करने में कौन सी इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हैं, ये क्लियर है या नहीं? यस मैम क्लियर है। मैम मुझे पिच नहीं समझ लगी। नहीं लगी, ओके। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो लीनियर फॉर्म में नहीं रहती बल्कि वो फोल्ड हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यस, आपकी जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है ये फोल्ड हो सकती है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड। तो ये एक एक्सिस है, इस पे ये आपकी एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस ये फोल्ड हो सकती है। फोल्डिंग के टाइम आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपकी ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक स्पेसिफिक एंगल में, स्पेसिफिक जो है वो डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, जिसको हम कहते हैं ये टर्न होती है। लाइक यहाँ पे आपके पास ये प्रोटीन आई, इधर इसने एक टर्न लिया और ये कॉइल की फॉर्म में जो है ये इस तरह से टर्न लेती लेती अल्फा हेलिक्स को बनाती जा रही। नाउ एक टर्न की जो लेंथ है, लाइक आपका ये वाला टर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ है पोर्शन, इधर आके ये कंप्लीट हुआ है और यहाँ से आपका सेकंड टर्न स्टार्ट हो गया। एक टर्न की जो लेंथ है उस लेंथ को हम कहते हैं पिच। ठीक है। और इसमें आपके पास एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड आएंगे और इसकी पिच कितनी होगी, 5.4 ऑंगस्ट्रम। यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करो, मेजर करो कि आपके जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनमें जो अल्फा हेलिसेस हैं उन अल्फा हेलिसेस में एक टर्न की लेंथ कितनी है, उसकी पिच कितनी है, तो वो 5.4 ऑंगस्ट्रम हो। अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा हेलिक्स को बनाने के लिए 10 टर्न्स लेती है, इस अल्फा हेलिक्स में अगर 10 टर्न्स होंगे तो इसका मतलब है कि कंप्लीट अल्फा हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी, 10 into 5.4 which is equal to 54 ऑंगस्ट्रम। इसका मतलब है कि कंप्लीट अल्फा हेलिक्स आपकी प्रोटीन के अंदर 54 ऑंगस्ट्रम को कवर कर रहा है। क्लियर हो गया? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट हम लोग फिर देखते हैं कि नेक्स्ट इसका फीचर क्या है। सर्टेन अमाइनो एसिड्स आर पर्टिकुलरली प्रोलीन, दे आर इनहिबिटेड, या आप इसको कह लो कि दे आर नॉट अलाउड टू बी प्रेजेंट इन दी अल्फा हेलिक्स। आप लोगों को याद होगा जब मैंने अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन कराई थी तो मैंने वहां पे प्रोलीन की ये स्पेशलिटी बताई थी कि प्रोलीन की साइड चेन में जो मिथाइल ग्रुप है वो इसके अल्फा अमाइनो ग्रुप के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। तो इसमें आपका जो अमाइनो ग्रुप है, याद है बच्चों ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। अगर हम प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखें तो प्रोलीन के केस में आपके पास जो अल्फा कार्बन एटम है इसके साथ एक तरफ हाइड्रोजन है,
एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और उसकी साइड चेन में ग्रुप जो प्रेजेंट है ये क्या करते हैं, ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस मिथाइल ग्रुप समटाइम्स जो है ये बॉन्ड बना लेता है विद दिस नाइट्रोजन एटम। तो आपका ये वाला जो अमाइनो ग्रुप है, दिस अमाइनो ग्रुप इज कोवलेंटली अटैच्ड विद द साइड चेन, ठीक है। तो आप इसको कहोगे कि दिस इज नो इमिनो एसिड। इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से आपके पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, या आप सिंपली कह लो कि आपका ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोलीन करता भी है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी आपकी जो अल्फा हेलिक्स है उसकी कंफर्मेशन को ये क्या कर देगा, रिजिड कर देगा। तो इस वजह से हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स में अल्फा हेलिक्स के अंदर प्रोलीन की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। यूजुअली अल्फा हेलिक्स के स्टार्ट के ऊपर या एंड के ऊपर प्रोलीन होते हैं, लेकिन इसके जो इंटरनल अमाइनो एसिड्स हैं उनमें प्रोलीन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, बिकॉज जितना ज्यादा प्रोलीन होगा उतना ज्यादा आपका ये जो अल्फा हेलिक्स है ये रिजिड हो जाएगा। इसमें ये जो फ्लेक्सिबल टर्न्स आपको नजर आ रहे हैं ये रिजिड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपने एक पॉइंट याद रखना है कि देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड जो कि अलाउड नहीं है कि वो अल्फा हेलिक्स के अंदर इतना फ्रिक्वेंटली आ सके, और इसमें एक एग्जांपल है प्रोलीन, और इसकी रीजन क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। नो, द लास्ट पॉइंट इज कि कौन से अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या कोई कंसेंसस पैटर्न है? यस, आपके पास इफ यू हैव एन अमाइनो एसिड नंबर n, तो ये अपने से फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें पता कैसे चली है, हम जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं, जो 3D स्ट्रक्चर है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर, उससे जब हम फर्दर जो इसको रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम इस इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं कि यस देयर आर द स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ, और एक कॉमन पैटर्न है बिटवीन द अमाइनो एसिड जो कि एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो आपके अल्फा हेलिक्स में हर एक अमाइनो एसिड अपने से जो फोर्थ पोजीशन के ऊपर अमाइनो एसिड होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करता है। इस पैटर्न को आप यहाँ से भी आप विटनेस कर सकते हो कि आपका अगर ये एक पहला अमाइनो एसिड है तो दिस फर्स्ट अमाइनो एसिड विल मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये जो फोर्थ अमाइनो एसिड है इसके साथ अटैच ग्रुप्स के साथ आप देखते हो कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसी तरह से अगर ये आपका अमाइनो एसिड है तो इससे नेक्स्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो अमाइनो एसिड है ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अगेन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो है वो इंटरेक्शन होंगी। सो हमेशा आपका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो फोर्थ पोजीशन के ऊपर अटैच्ड अमाइनो एसिड के ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को ये चीज बताई कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास दो तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड के बाद उसकी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये चीज मैंने डिस्कस की। उसके बाद मैंने ये कहा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए जो फोर्सेस हैं, दीज आर दी सेम फोर्सेस जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, सेम फोर्सेस हैं जो कि प्रोटीन की पॉलीमराइजेशन में यूज होती हैं, ठीक है। तो पहले आपने देखना है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है प्राइमरी स्ट्रक्चर से, और दूसरा आपने देखना है स्टेबलाइजिंग फोर्स। थर्ड हमने देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को पढ़ना जरूरी क्यों है, इसका नॉलेज हमें किस तरह से फैसिलिटेट करता है। तो हमने ये चीज देखा विद एग्जांपल कि अगर हमारे पास किसी प्रोटीन की प्राइमरी सीक्वेंस अवेलेबल है तो हम उस प्रोटीन को रिलेट कर सकते हैं, हेल्दी पर्सन की प्रोटीन को रिलेट कर सकते हैं विद द डिजीज पर्सन, और हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जेनेटिक डिजीज में किस जगह म्यूटेशन की वजह से आपका जो हेल्दी सब्जेक्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डिजीज सब्जेक्ट में। अगर आपके पास प्रोटीन की सीक्वेंस अवेलेबल है तो उस प्रोटीन की सीक्वेंस से चूंकि हम उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इट मीन्स कि हम उस प्रोटीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन ट्रांसलेट सीक्वेंस प्राइमरी सीक्वेंस टू दी सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसलिए हम स्ट्रक्चर से चूंकि फंक्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि अगर किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर में कोई ऐसी खास किस्म की इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोटीन को बताती है कि अब तुम ये फंक्शन परफॉर्म कर सकती हो। तो अगर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ तो प्रोटीन का फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा। तो अगर आपके पास किसी प्रोटीन का फंक्शन अननोन है और आपके पास उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो यू कैन प्रिडिक्ट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। उसके स्ट्रक्चर से आप उसके फंक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक एस्पेक्ट है जिसको अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूंगी। अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो फंक्शन को प्रिडिक्ट करने में हेल्प।
और लास्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था वो ये था कि अगर आपके पास 2 या 3 प्रोटीन्स हैं, सॉरी एक ही प्रोटीन है और 2 या 3 डिफरेंट सोर्सेज से वो प्रोटीन आप ले रहे हो, तो आप उसकी सीक्वेंसेस को कंपेयर करके बता सकते हो कि किन 2 स्पीशीज के दरमियान कितना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। यानी अगर आज हम कहते हैं कि जो ह्यूमन है इसका जीनोम चिंपैंजी के जीनोम से रिलेट करता है, तो एक्चुअली ये हमने कंपैरिजन करके कहा है ना। तो प्रोटीन लेवल के ऊपर भी अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ये कंपैरिजन आपको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि किन ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम या प्रोटियोम, किन ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन्स एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ऑब्वियसली जो रिलेट करते हैं उन्हीं की प्रोटीन्स में सिमिलैरिटीज होंगी, जो डाइवर्जेंट हैं, जो डिफरेंट है एक दूसरे से, जिनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनकी प्रोटीन्स भी जो है वो एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद मैंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने ये कहा था कि आपके पास जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है, सम टाइम्स ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होना शुरू हो जाती है, और फोल्डिंग के बाद आपके पास 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें पहला स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स मैंने बताया, और दूसरा स्ट्रक्चर मैं अभी डिस्कस करने लगी विच इज बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स में हमने ये देखा कि आपकी जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक खास एक्सिस के अराउंड जो है वो इस तरह से कॉइल्स की फॉर्म में रोटेट होना शुरू हो जाती है, और ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे लॉक हो जाता है। और इसको लॉक करने में कौन सी इंटरेक्शन इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो आपका स्ट्रक्चर जो है ये मेंटेन नहीं रहेगा, बल्कि ये वापस लीनियर फॉर्म में जाएगा, और इस तरह से प्रोटीन अपनी ओपन या स्टार्टिंग कंफर्मेशन, लीनियर कंफर्मेशन में चली जाएगी। तो आपने अल्फा हेलिक्स को अगर स्टेबलाइज करना है, अल्फा हेलिक्स को मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपका जो कार्बोक्साइल ऑक्सीजन है उसको और नाइट्रोजन के साथ अटैच जो हाइड्रोजन है, विच आर दी 2 ग्रुप्स विच आर बिलोंगिंग टू दी पेप्टाइड बॉन्ड, ये दोनों ग्रुप्स इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न भी हमने देख लिया कि ऐसा नहीं है कि पहला अमाइनो एसिड दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, बल्कि आपका हर एक अमाइनो एसिड अपने से जो 4th पोजीशन के ऊपर अमाइनो एसिड अटैच है उसके साथ इंटरेक्शन डेवलप करता है। तो देयर आर सम कंजर्व्ड और का कंसेंसस जो आप अल्फा हेलिक्स के अंदर ऑब्जर्व करते हो। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि अल्फा हेलिक्स में ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन अल्फा हेलिक्स में जो आपके पास एक टर्न है, उस एक टर्न के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 3.6 अमाइनो एसिड है, और इसकी जो पिच है यानी एक टर्न की लेंथ है दिस इज 5.4 ऑंग्स्ट्रम। ठीक है, और इसी तरह से देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड जो कि अल्फा हेलिक्स के अंदर अलाउड नहीं है, ये अल्फा हेलिक्स के स्टार्ट या एंड के अंदर ऑब्जर्व होते हैं। दीज आर द अमाइनो एसिड जिनके अमाइनो या कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है, जिसमें एक एग्जांपल हमने देखी है प्रोलीन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरे टाइप के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से हैं और ये किस तरह से बनते हैं, इनमें कौन सी स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बीटा शीट, और बीटा शीट भी आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ही एक टाइप है। इसमें और अल्फा हेलिक्स में डिफरेंस किस चीज का है? अल्फा हेलिक्स के केस में आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो पॉलीपेप्टाइड चेन लीनियर से इस तरह से एक एक्सिस के अराउंड कॉइल होना शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन आप बीटा शीट में ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये एक्सटेंडेड फॉर्म में इस तरह से शीट्स की फॉर्म में रोटेट हो। बच्चों अपने माइक से है म्यूट रखा करें, वरना मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपने ये चीज की कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन में एक एक्सिस के अराउंड जो है वो कॉइल हो रही है, और दूसरे में आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये इस तरह से शीट की फॉर्म में जो है ये पैक हो रही है। तो दीज आर दी बीटा शीट्स, जिसमें कॉइलिंग नहीं हो रही बल्कि ये इस तरह से पैक होगी। अब इनमें सिमिलैरिटी, अगर दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं तो इनमें सिमिलैरिटीज भी होंगी डेफिनेटली। आपके पास यहाँ पे भी प्रोटीन को इस कंफर्मेशन के अंदर लॉक करने के लिए जो इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हैं, दीज इंटरेक्शंस आर दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक आपके पास यहाँ पे अगर कोई एक अमाइनो एसिड है और इस अमाइनो एसिड के पास यहाँ पे कार्बोक्साइल ऑक्सीजन ग्रुप है, और यहाँ पे कोई एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर भी इधर लॉक हो जाएगा। डेफिनेटली अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो आपका ये स्ट्रक्चर वापस इस तरह से लीनियर फॉर्म में जा सकता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन को अल्फा हेलिक्स
और बीटा शीट को मेंटेन रखने के लिए जो इंटरेक्शंस रिक्वायर्ड हैं, these interactions are the non-covalent interactions and the name of these interactions are hydrogen bonding. अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट ग्रुप्स के दरमियान बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन किसी दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, तो उस केस में बॉन्ड इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो बीटा शीट को हम फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, पैरेलल बीटा शीट्स एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स में क्या डिफरेंस है? लाइक इस फिगर से आप देख सकते हैं कि जो आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पैरेलल बीटा शीट्स की बात करती हूँ। पैरेलल बीटा शीट्स में आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके पास अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक से ज्यादा चेन है, चेन 1, चेन 2, चेन 3, तीनों जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनमें जो आपके पास यहाँ पे जो शीट्स बन रही हैं, इसमें आपके पास यहाँ पे ये एन टर्मिनस है एंड दिस इज सी टर्मिनस। सेकेंड चेन में भी आपके पास यहाँ पे एन टर्मिनस, सी टर्मिनस, थर्ड में भी एन टर्मिनस, सी टर्मिनस। यानी आपके पास अगर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एंड टू एंड एक दूसरे के साथ अलाइन है, यानी इसका एन टर्मिनस इसके एन टर्मिनस के साथ, इसका सी टर्मिनस इसके सी टर्मिनस के साथ, तो इस तरह की अरेंजमेंट को आप कहते हो कि दीज आर दी पैरेलल शीट, ठीक है। और अगर आपकी यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास एन टर्मिनस यहाँ पे है, सी टर्मिनस यहाँ पे है, इस केस में ये एन टर्मिनस है, सी टर्मिनस है, बेशक ये अभी भी जो है वो उसी तरह से शीट्स ही बना रही है, लेकिन यहाँ पे इनकी जो ओरिएंटेशन है, जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। यहाँ पे आपके पास एन टू सी इस डायरेक्शन में है और इस केस में आपके पास एन टू सी डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो शीट्स होंगी, दीज शीट्स विल बी एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से भी ले सकते हो। इफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन द बीटा शीट, दे आर अरेंज्ड इन द सेम डायरेक्शन, तो आप उन्हें पैरेलल कहोगे। और अगर आपके पास ये जो शीट्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हैं, एन और सी टर्मिनस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में आपकी ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगी, सॉरी ये बीटा शीट कौन सी होगी? एंटी पैरेलल बीटा शीट, और ये होगी पैरेलल। जबकि आप इनकी स्टेबलाइजेशन की अगर बात करो तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक जो शीट है इसमें आपके पास दिस ग्रुप हाइड्रोजन अटैच विद द नाइट्रोजन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और दूसरी शीट में ऑक्सीजन अटैच विद द कार्बन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इनके दरमियान यहाँ पे जो है वो बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में अभी भी साइड चेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अभी भी आपके जो पेप्टाइड ग्रुप्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के जो ग्रुप्स हैं जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड की ऑक्सीजन और पेप्टाइड बॉन्ड की जो है वो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। इट मीन्स कि अगेन आप कह सकते हो कि प्रोटीन के जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में साइड चेन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। साइड चेन्स टर्शियरी स्ट्रक्चर में आके यूज होंगी। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड में भी हमने देखा कि अल्फा अमाइनो ग्रुप यूज हो रहा था, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यूज हो रहा था, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी हम देख रहे हैं कि इसी पेप्टाइड बॉन्ड के ग्रुप्स जो है ये इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट देखी है, पेप्टाइड बॉन्ड में भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी। साइड चेन को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया।